पॉलिटिकल करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 5। पीछे 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखिए। आज का पहला मुद्दा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये वर्ड आपने पॉलिटी पढ़ते हुए कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर फीचर, कोई पर्टिकुलर बिल, रूल, नोटिफिकेशन, बायलॉ, ऑर्डिनेंस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है और ये न्यूज में क्यों था? अगर हम करंट अफेयर्स की सीरीज में इसकी बात कर रहे हैं तो ये न्यूज में क्यों था? सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कैसे। सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, यहां पे जजेस के बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाला और उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे संविधान का मूल ढांचा, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर, एंड उसे संसद भवन अमेंड नहीं कर सकता। मतलब कि पार्लियामेंट अगर आर्टिकल 368 के अंदर हमारे संविधान को संशोधन करने की बात करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करता है, तो वो अमेंड कर सकता है कुछ भी, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अगर संसद भवन ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई अमेंडमेंट पास करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है, तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर जुडिशरी के पास पावर है कि वो इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। बेसिकली इस डॉक्ट्राइन के पीछे मेजर इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव ये था कि कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है, तो ऐसे में मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज को रोकने के लिए, जो बहुसंख्यक प्रवृत्तियां होती हैं उनको रोकने के लिए जुडिशरी ने ये डॉक्ट्राइन इवॉल्व करा। मतलब कि आर्टिकल 13 के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, उसके तहत जुडिशरी ने यह बोला कि यदि कोई कानून मूल ढांचे के या मूल अधिकारों के, बेसिक स्ट्रक्चर के, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, तो हम उसे स्ट्राइक डाउन करेंगे यूजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसका एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं। बेसिकली क्या हुआ कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 भारत सरकार पार्लियामेंट में पास करवाती है और उसमें यह बोला गया था कि अगर सरकार चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे, तो वो किसी भी संविधान के हिस्से को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पोर्शन को अमेंड कर सकते हैं, और जुडिशरी उस पर अपना रिव्यू नहीं लगाएगा, जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर यह बोला कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है संविधान को अमेंड करने की, और पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, जुडिशरी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जुडिशरी ने बोला कि हम तो यूके का सिस्टम थोड़ी ना फॉलो कर रहे हैं, हम यूनाइटेड किंगडम का सिस्टम थोड़ी ना फॉलो कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो यूनाइटेड किंगडम में है, हमारे यहां तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पावर तीनों में बटी हुई है और तीनों ही एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं। तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो ये तो काफी गलत हो जाएगा। ऐसे में जिस भी पार्टी की सरकार लोकसभा में होगी, वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है डाइल्यूट होता रहेगा ओवर द पीरियड। ये तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए केशवानंद भारती की जजमेंट 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको अगर कुछ अमेंडमेंट करना है बदलते समय के साथ, आप करिए, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है तो हम उसमें बिल्कुल बीच में आएंगे और उस अमेंडमेंट को नल एंड वाइड घोषित कर देंगे। ओवरऑल ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो करा था। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नाजी जर्मनी का एंड होता है, हिटलर वाले जर्मनी का एंड होता है, उसके बाद जर्मनी में जो संविधान बनाया गया वो एक संतुलित संविधान बनाया गया, एक बैलेंस्ड संविधान बनाया गया। जब तक हिटलर वहां पे था तब तक ये था कि जैसा हिटलर ने बोला वो होगा, जैसा वहां पे पार्लियामेंट बोलेगा वो होगा, और जुडिशरी के पास ज्यादा पावर जर्मनी में नहीं थे। ऐसे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, उसमें चेंजेस करे, और उन्होंने बोला कि हमारे को एक संतुलन मेंटेन करना है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा कोर, एक ऐसा बेसिक ढांचा बना देते हैं जो कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी अमेंड नहीं कर सकता। इसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले जर्मनी से बोरो करा है। सवाल उठता है कि क्या यह टर्म बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? जवाब है ना। पूरे संविधान में कहीं पे भी यह शब्द हमारे को देखने को नहीं मिलता। इवन इस शब्द की डेफिनेशन क्या है, इस शब्द का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी हमारे को संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी स्केड्यूल में देखने को नहीं मिलता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने खुद केशवानंद भारती जजमेंट में यह बोला कि ये जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है,
इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है कि हाँ सिर्फ ये वाले जो फीचर्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बाकी जो फीचर्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ऐसी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आप हमसे ऊपर-ऊपर से पूछोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या-क्या आता है, तो हम बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है, रूल ऑफ लॉ आता है, डेमोक्रेसी आती है, लोकतंत्र, सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और रिपब्लिक नेचर आता है। सेक्युलरिज्म हो गया और ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। आने वाली जजमेंट्स में बदलते समय के साथ हम इस लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। मतलब कि आज की तारीख में ये जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी कोई एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं है। जजमेंट टू जजमेंट ये लिस्ट चेंज होती रहती है। तो ऐसे में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि भारत सरकार ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 पार्लियामेंट से पास करा था। 2014 पार्लियामेंट से पास करा था टू क्रिएट व्हाट इज नोन एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जजेस की नियुक्ति के लिए एक बॉडी बनाई गई थी जहां पे बोला गया था कि अब से हम कॉलेजियम सिस्टम को हटा देंगे और कॉलेजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है एनजेएसी का पूरा कॉन्सेप्ट और 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ जाता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का मूल ढांचे का पार्ट है और ऐसे में अगर सरकार हमसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस छीनने की कोशिश करती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रही है। मतलब कि अगर सरकार 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के माध्यम से हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश कर रही है तो ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और हम इसे स्ट्राइक डाउन करते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है एनजेएसी वाला ये रद्द किया जाए और ये नल एंड वॉइड है। रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बोला कि जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को स्ट्राइक डाउन करने का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका यह मानना है कि बेसिकली ये जो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता नहीं है तो ऐसे में जुडिशरी यहां पे जरूरत से ज्यादा अपनी मनमानी कर रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि संसद भवन में जिन्होंने ये 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 को पास करा था वो सब लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं उन्हें जनता नहीं चुना है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लेकिन उन्हें चुना जनता नहीं है। ऐसे में जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अनइलेक्टेड जजेस होते हैं मतलब कि उनका निर्वाचन नहीं हुआ है, लोगों ने उन्हें पोलिंग बूथ पर जाके चुना नहीं है। तो ऐसे में अगर जुडिशरी 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 को स्ट्राइक डाउन करता है तो वो लोगों की मर्जी, लोगों के विश्वास और लोगों के कॉन्फिडेंस के खिलाफ जाता है। ऐसा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली एक डिबेट में बोला। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं जिनका यह मानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? एक तो ये मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज जो बहुसंख्यक प्रवृत्तियां होती हैं इनको रोकने में मदद करता है। साथ में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। हमारे को पता है कि जुडिशरी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है दैट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन और उसकी सुरक्षा हमने जुडिशरी के हाथ में दी हुई है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंडर। यह था पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का डिबेट, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसकी पुरानी जजमेंट्स। इसी से जुड़ा 2020 का एक पीवाईक्यू देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। कि हमारा संविधान जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन परिभाषा देता है। सेकंड, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard citizens' liberties and to preserve the idea on which the Constitution is based. लोगों की आजादी को बचाने के लिए हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहां पे वीडियो को पॉज करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीछे दे चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे एक नया ऑफर शुरू हुआ है दैट इज अभ्यर्थी से अधिकारी तक अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, जहां पे अगर आप आज ही अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद आपको फुल्ली पेड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा दिल्ली में जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाएगा आपके रहने ट्रैवलिंग का। साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री और यदि आप यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में आते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% रिफंड देगा। साथ में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता इस ऑफर के लिए। और साथ में 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देंगे टेस्ट और आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है।
अगला मुद्दा है डीमोनेटाइजेशन की जजमेंट। आपको पता है रिसेंटली जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डीमोनेटाइजेशन जो हुई थी, विमुद्रीकरण, नोटबंदी जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर एक जजमेंट सुनाई। क्या है जजमेंट, समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे लेक्चर का और प्रीवियस लेक्चर्स का कंबाइंड हैंडआउट जो है, नोट्स जो हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 को हमारे यहाँ विमुद्रीकरण होता है, नोटबंदी होती है, और उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 4:1 से एक जजमेंट पास करता है। मतलब कि 4 जजेस एक मेजॉरिटी जजमेंट पास करते हैं और एक सिंगल जज एक माइनॉरिटी जजमेंट पास करते हैं। हमारे को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों प्रकार की जजमेंट यहां पे पढ़नी होंगी। क्या क्या क्रक्स है अपने यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारा मैं यहां पे आपको बता दूंगा। सबसे पहले, ये जो पूरा डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये हुआ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 है, उसका सेक्शन 26 क्लॉज 2 हमारे को ये बोलता है कि अगर आप नोटबंदी करना चाहते हो, विमुद्रीकरण करना चाहते हो, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक जो है, मतलब कि जो आरबीआई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को रिकमेंडेशन देगा कि हाँ, ये वाले जो पर्टिकुलर नोट है आप इनको डिमोनेटाइज कर दीजिए, इनको आप विमुद्रीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे पहला क्वेश्चन ये उठा कि सपोज 8 नवंबर को सरकार ने यह निर्णय लिया कि 500 के और 1000 के जितने भी नोट है पुराने वाले, उनको हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे एक क्वेश्चन था कि 500 और 1000 के क्या सारे नोट डिमोनेटाइज होने चाहिए थे, या सिर्फ कुछ नोट्स डिमोनेटाइज होने चाहिए थे और बचे हुए चलते रहने देते। कि मतलब जो पुराने वाले 500 के नोट थे, पुराने वाले 1000 के नोट थे, आपने एक झटके में सारे डिमोनेटाइज कर दिए। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि सिर्फ 50% नोट्स को डिमोनेटाइज करते और 50% को मार्केट में रहने देते। यह क्वेश्चन बेंच के आगे उठा। बेंच ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो फिर लोगों में कंफ्यूजन हो रहा था कि किसका 500 का नोट अभी से चलेगा और किसका 500 का नोट नहीं चलेगा। ऐसे में सरकार ने सही निर्णय लिया है, जो उन्होंने सारे के सारे 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया। ये जो 26 क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट का, ये बोलता है कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा नोटबंदी के लिए, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि हाँ, अभी से ये वाले बैंक नोट्स जो हैं, ये अब लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब आपको पता है कि ऐसे नोट्स होते हैं जिनके पीछे केंद्र सरकार की बैकिंग होती है और आरबीआई उसको प्रॉमिस देता है कि हाँ, अगर आप ये नोट मेरे पास लेके आते हो तो मैं आपको इतनी वैल्यू दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500। मतलब कि लीगल टेंडर का मतलब है कि इनके पीछे कानूनी व्यवस्था थी, इनके पीछे कानूनी बैकिंग थी। यहां पे नोटिफिकेशन निकाल के आरबीआई एक्ट के अंडर सरकार ने बोला कि अब से 500 और 1000 के पुराने नोट काम नहीं करेंगे और वो अब लीगल टेंडर नहीं है। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डीमोनेटाइजेशन को हरी झंडी दिखाई और बोला कि हां, ये प्रोसेस सही है। लेकिन ये जो अकेले एक लौते जज थे जो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं ये प्रोसेस गलत है, वो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर आपने इस आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर केंद्र सरकार को सारे नोट डिमोनेटाइज करने की पावर दे दी, तो सरकार का तो जब मन करेगा वो कभी भी नोट डिमोनेटाइज करती रहेगी। मतलब कि दिस इज टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। उन्होंने बोला कि फाइनेंस की दुनिया में ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। मतलब कि आरबीआई और सरकार मिलकर कल को कुछ भी करेंगे इकोनॉमी में, हम बर्दाश्त थोड़ी ना करते रहेंगे। तो ये टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है और डिमोनेटाइजेशन एक गलत प्रोसेस था। लेकिन बाकी के 4 जजेस ने बोला कि नहीं नहीं साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसमें ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। प्रीलिम्स का सीधा स्टेटमेंट बनेगा कि आरबीआई के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया था, वो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एग्जांपल है। जवाब है ना, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एग्जांपल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है। तो यहां पे सीधा अगर यूपीएससी को एक टेढ़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो इस वाली जजमेंट के बेसिस पे यहां पे क्वेश्चन निकलेगा, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन का पूरा डिसीजन है, ये सरकार ने अपने आप ले लिया नोटिफिकेशन निकाल के, तो क्या ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं माना जाएगा, जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? तो आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने बोला कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? वो इसलिए कि जब केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला डिमोनेटाइजेशन करने का, उसके बाद हमारी जो केंद्र की सरकार है वो लोकसभा की तरफ अकाउंटेबल है। आर्टिकल 75 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बोलता है कि हमारी सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा की तरफ। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 यही बोलता है। ऐसे में
हमने क्या बोला कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से नहीं जुड़ा हुआ, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ शक्ति से नहीं जुड़ा हुआ, और सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है उसके लिए उस सरकार को पार्लियामेंट में कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार जो है वो पार्लियामेंट की तरफ आंसरेबल है। इसलिए ये डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस और सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो पावर दी गई है डीमोनेटाइजेशन की, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। माइनॉरिटी व्यू ने अभी भी यही बोला कि नहीं नहीं, ये पावर तो पूरी की पूरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इतनी ज्यादा पावर आपने दे दी है, कल को तो ये सारे के सारे नोट जो है उन्हें डीमोनेटाइज कर देंगे, गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट सेक्शन 26, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन देगा, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, सरकार ऐसा कर सकती है, अलाउड है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है क्योंकि सरकार पार्लियामेंट की तरफ आंसरेबल है। यहां से प्रीलिम्स के सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और क्या निकलेगा, डीमोनेटाइजेशन जो था वो एग्जीक्यूटिव का एक डिसीजन था, डीमोनेटाइजेशन जो था वो हमारी केंद्र सरकार का एक डिसीजन था। हाँ सर सही बात है। ऐसे में ये जो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन था इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर लाया गया आर्टिकल 13 के अंदर। मतलब क्या आप ये समझिए कि जो पूरी जजमेंट की हम बात कर रहे हैं ये हमारे को क्या दर्शा रही है, ये हमारे को ये दिखा रही है कि सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है और जनता को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में सरकार के डिसीजन के ऊपर हम अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, तभी तो ये जजमेंट आई। मतलब कि जुडिशरी जो है वो सरकार के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के माध्यम से कटघरे में खड़ा कर सकती है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कहीं वो गैर संवैधानिक तो नहीं है, कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया डीमोनेटाइजेशन का, इसके लिए उन्हें संसद भवन में तो जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन जुडिशरी अगर चाहे तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकती है, जैसा कि इस केस में करा। मतलब कि यहां से एस्टैब्लिश होता है कि डीमोनेटाइजेशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों ने सरकार को डीमोनेटाइजेशन के क्वेश्चन पे कटघरे में खड़ा करा, मतलब कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टैब्लिश करा। प्रीलिम्स का वर्बेटिम सवाल इधर से निकलेगा। तीसरा कि ये जो डिसीजन है डीमोनेटाइजेशन का, ये रैंडम डिसीजन था कि सुबह उठी सरकार, सरकार ने कहा आज कुछ जो है तूफानी करते हैं, मैं माउंटेन ड्यू पी के आया फिर नोटबंदी कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार ने यहां पे बोला और आरबीआई ने खुद माना कि सरकार और आरबीआई की चर्चा जो है वो 6 महीने तक इस मुद्दे के ऊपर चली, प्रॉपर प्लानिंग हुई है, उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया है। सरकार जो है यहां पे सीक्रेसी गोपनीयता मेंटेन करना चाहती थी, जिससे कि आतंकवादी और जो काले धन के इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनको अपने नोट बदलने का मौका ना मिले। सरकार आतंकवादियों के ऊपर और घूसखोरों के ऊपर एकदम से अटैक करना चाहती थी, इस वजह से सरकार ने रातों रात यह डिसीजन लिया, वरना इसकी प्लानिंग 6 महीने से चलती आ रही थी। यहां पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकलता है, क्या आपको यह पता है कि हमारी तीसरी अनुसूची शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है? ओथ ऑफ सीक्रेसी ऑफ मिनिस्टर्स, कि हमारे जो मंत्री हैं वो गोपनीयता की ओथ लेते हैं, वो सीक्रेसी की ओथ लेते हैं। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ो तो उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑफिस में घुसे थे, उन्होंने 2 शपथ ली थी, एक अपने ऑफिस की ओथ और एक सीक्रेसी की ओथ, गोपनीयता की ओथ। मतलब कि जब ये ऑफिस में घुसे इन्होंने सीक्रेसी की ओथ ली कि भाई हमारे पास जो भी सेंसिटिव मैटर आएगा देश का, हम उसे किसी को भी नहीं बताएंगे। उस ओथ ऑफ सीक्रेसी का पालन करते हुए इन्होंने किसी को भी एडवांस में ये डीमोनेटाइजेशन जजमेंट के बारे में नहीं बताया। थर्ड शेड्यूल जो ओथ ऑफ सीक्रेसी दी हुई है, यहां से वर्बेटिम क्वेश्चन निकलेगा। उन्होंने यही बोला सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस मैटर को सीक्रेट रखना चाहते थे, इसलिए हमने एडवांस में इसको नहीं बताया। ऐसे में माइनॉरिटी जजमेंट, मतलब कि जो इकलौते जजेस जजमेंट के खिलाफ थे, इस प्रोसेस के खिलाफ थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये प्रोसेस तो रातों रात हुआ एकदम, और यहां पे क्या था कि सरकार को पार्लियामेंट में कानून लाना चाहिए था, सरकार इतना बड़ा निर्णय अपने आप ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह से नहीं ले सकती, तो ये तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। बेसिकली माइनॉरिटी व्यू बार 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 एक ही बात बोले जा रहा था, राइट। यहां पे बात हुई कि ये जो डीमोनेटाइजेशन था इसके ऊपर लगाया गया क्या, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रीलिम्स का वर्बेटिम सवाल निकलेगा यहां से कि जुडिशरी जब कोई डिसीजन लेता है
तो उसमें इनमें से कौन सा टेस्ट लगाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, जुडिशरी जब भी कोई निर्णय लेता है इस टाइप का, तो वहां पे वो लगाता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे आपने देखा है डॉक्ट्रिन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ऐसे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना प्रीलिम्स में। वैसे ही ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर वर्बेटिम सवाल निकलेगा प्रीलिम्स में, जहां पे वो आपसे कहेगा कि ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें से कौन सा वाक्य जो है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एकदम सही तरीके से डिफाइन करता है। आपको पता होना चाहिए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, कि सरकार ने जो निर्णय लिया क्या वो जरूरी था, क्या उसकी जरूरत थी, या सरकार ने अफलातून तरीके से कुछ भी कर दिया। यहां पे ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार बातें बोली कि जब भी हम टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं पर्पस, नियत क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या इससे कुछ भला हो रहा है जनता का। दूसरा, रैशनल कनेक्शन विद द पर्पस, की लिंक क्या है, कि सरकार ने बोला हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, पर्पस है। लिंक क्या है, कि आतंकवादी जो हैं ये पैसा यूज करते हैं भर भर के, फर्जी नोट, फेक करेंसी और ये सब। अगर विमुद्रीकरण हो गया तो आतंकवादी संगठन जो है उनके पास पैसा नहीं होगा हमारे देश में फर्जी नोट इंजेक्ट करने के लिए। नेसेसिटी, कितना जरूरी है ये काम, क्या इसके बिना इकोनॉमी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, कितना जरूरी है। और ये बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस का मतलब कि कहीं सरकार अपनी शक्तियों का उल्लंघन तो नहीं कर रही, कहीं सरकार जरूरत से ज्यादा बड़ा कदम तो नहीं उठा रही जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के पार है। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि एक निर्णय को अलग अलग बेसिस पे आप आकलन कर रहे हो कि इसका पर्पस क्या था, ये कितना सही था, शक्तियों का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ था। ये सारी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। आपको पता होना चाहिए टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किसे कहते हैं। तो पर्पस तो आपको पता ही है, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब हमारे को खत्म करना था। माइनॉरिटी व्यू अभी भी वही है कि घड़ी का सेल निकल गया, नहीं 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 ये गलत है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। खैर, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर यहां पे प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन निकलेगा कि जुडिशरी ने डीमोनेटाइजेशन वाले जजमेंट में इस टर्म का इस्तेमाल करा, इस टर्म का कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है बताइए। आपको अब पता ही है कि आपको प्रॉपर उद्देश्य चाहिए, लिंक चाहिए, रैशनैलिटी चाहिए। इसके बाद सरकार ने यहां पे 8 नवंबर को बोला कि ठीक है आप नोट पलट लो, और उसके बाद सरकार ने बोला 31 दिसंबर और ये सब तारीखें सरकार ने बोली कि इस तारीख तक बदल लो और ये सब। तो मुद्दा उठा कि ये जो सरकार ने इतना कम समय दिया नोट बदलने के लिए, लोगों लाइन में लगे रहे, सर्दी में इतनी नवंबर दिसंबर में सर्दी होती है, लगे रहे लाइनों में नोट पलटवाते रहे, तो क्या ये जनता के ऊपर अन्याय था, इतनी छोटा सा टाइम आपने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तब सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया था नोट पलटने के लिए, लेकिन आज 2016 में जब नोटबंदी हुई तो 52 डेज का दिया गया, तो ये पीरियड एकदम सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे में हमने ये समझ लिया कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और सरकार की पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबिलिटी और जुडिशरी की तरफ जवाबदेही जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अलग अलग फैसेट्स यहां पे देखे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सरकार ने जब विमुद्रीकरण करा, जब नोटबंदी करी, उसके लिए सरकार ने एक कानून पास करा जिसे कहते हैं स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017। यह कानून अभी न्यूज में रहा है पिछले 3 महीने में, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो इस पर्टिकुलर जजमेंट से हुआ था। राइट। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बोल दिया गया कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आगे जो है विमुद्रीकरण के जो नोट्स हैं, जो आउटडेटेड नोट्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बैंकों में। कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स को यहां पे ग्रेस दी गई थी कि हाँ अभी आप अब्रॉड हो, बाहर हो, एकदम इंडिया नहीं आ सकते, आप थोड़े टाइम बाद पलटवा लेना। मतलब कि सरकार ने यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिए थे कि हाँ नॉर्मल केसेस में जो नॉर्मल जनता है अपनी, वो तो 31 दिसंबर से पहले सारे नोट पलटवा लेगी, लेकिन कुछ सर्टेन इंडिविजुअल जो कोई बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, बाहर थे, इन इंडिविजुअल्स के लिए सरकार ने स्पेशल प्रोविजन क्रिएट करा और बोला कि हाँ ठीक है आप 31 दिसंबर के बाद भी 1-2 हफ्ते तक पलटवा सकते हो नोट, दैट इज अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अलाउड है। तो मतलब कि ये कानून आपको पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन हुआ कौन से कानून से, और वहां पे कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए गए थे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा कि ये जो आपने अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए सर्टेन ग्रेस पीरियड दिया, उनको जो थोड़ी सी अवधि दी, क्या ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है? जवाब है ना। यहां पे जेन्युइन सर्कमस्टांसेस देखते हुए सरकार ने बोला कि थोड़े से इंडिविजुअल जो एकदम से इंडिया नहीं आ सकते, बाहर है, नौकरी कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी बीमार है, उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे एक्स्ट्रा कि हाँ आप आराम से आओ ठीक होके और अपने नोट पलटवा लेना। मतलब कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार ने यहां पे क्रिएट कर दिया, विच इज टोटली परमिसेबल। इसी से जुड़ा प्रीलिम्स 2017 का एक पीवाईक्यू, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है। जुडिशियल रिव्यू अभी मैंने आपको पूरा समझाया कि सरकार के निर्णय की जो संवैधानिकता होती है उसका आकलन करना।
टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहां पे आप ये 4 ऑप्शंस पढ़ोगे, वीडियो को अभी के अभी पॉज करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओगे कि आंसर क्या, सो दैट आई कैन चेक एंड टेल यू आपने सही लिखा या नहीं लिखा। ये पूरे लेक्चर का हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हर लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अभी तक सारे लेक्चर्स का डाल चुका हूँ, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। बाकी आपको पता ही है हमारा अभ्यर्थी से अधिकारी तक का ऑफर अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है। अगर आप इसमें सब्सक्राइब करते हैं, दिल्ली में आपका पूरा प्रोग्राम अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा 45 डेज तक प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और अगर आपका सिलेक्शन होता है 100% रिफंड, साथ में अगर नहीं होता तो आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा अनअकैडमी से। रेफरल कोड यूज करेंगे मुदत गुप्ता, और 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, अटेम्प्ट जरूर करना है इसको। अगला मुद्दा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे यहां अगर हमारे को कोई कानून बनाना है, अगर हमारे को अपने यहां कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो वो काम होता है या तो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। या तो पार्लियामेंट का काम होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है। आपने देखा होगा मनरेगा एक्ट पास हो गया, आरटीआई एक्ट पास हो गया, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास हो गया। मतलब कि ये जो अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं, अलग अलग प्रकार के लॉज होते हैं, ये काम होता है लेजिस्लेचर का पास करने का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, राइट। अब इस काम में क्या होता है कि जब मेजर कानून बन गया, अब इस कानून के कुछ छोटे छोटे प्रोविजन होते हैं कि मतलब जैसे अगर आप मनरेगा के कानून की बात करते हो, तो मनरेगा का ब्रॉड कानून तो बना दिया कि भाई रूरल एरियाज में जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिनों तक अपनी जॉब मिलेगी और ये सब सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी। ये तो एक बात हो गई। लेबर कितने बजे आएगी, उसमें महिलाओं का आरक्षण कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, उसके अलावा पैसा कैसे मिलेगा, कौन सी तारीख को मिलेगा, छोटी 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 बातें, प्रोसीजरल बातें, ऑपरेशनल बातें, ऑपरेशनल डिटेल्स। सरकार ने बोला कि फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पास कर दिया। दुकान कितने बजे खुलेगी, राशन कौन से तराजू में तोला जाएगा, कैसे तोला जाएगा, महीने में कौन सी तारीख को राशन मिलेगा, इंटरनेट कनेक्शन जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के लिए लगाना है वो कैसे होगा, डेटाबेस कैसे अपडेट होगा। मतलब पार्लियामेंट ने बड़ा कानून तो पास कर दिया कि हमारे यहां गरीब नागरिकों को खाना सब्सिडाइज रेट पे, फ्री रेट पे दिया जाएगा। लेकिन दुकान कैसे चलेगी, प्रोसीजर की बात है, दुकान वाला रजिस्टर कैसे करेगा, पंजीकरण कैसे करेगा, ये जो छोटी छोटी प्रोसीजर की बातें होती हैं, ऑपरेशन की बातें होती हैं, इसमें पार्लियामेंट नहीं जाता। वो कहता है मेरे पास और भी बड़े काम है। तो सवाल उठता है कि ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं किसी कानून की, ये कैसे फुलफिल की जाती हैं। इसके लिए पार्लियामेंट क्या करता है, जो कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके अंदर लिख देगा कि सुनो, हमने बड़े वाला कानून तो पास कर दिया है, अब आप इसके रूल्स जो हैं वो अपने आप बना देना। मतलब कि जो मनरेगा हैंडल करने वाले आईएएस ऑफिसर होंगे, सेक्रेटरी होंगे उस डिपार्टमेंट के, फूड सिक्योरिटी वाले जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, इस तरीके से उनको बोल देगा कि आप तो होशियार हो, आपको पता ही है ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, इसके रूल्स आप खुद बना लेना। मतलब पार्लियामेंट ने यहां पे क्या करा, कानून के अंदर लिख दिया कि हमने मेजर मेजर बातें तो यहां पे बता दी हैं, जो छोटी छोटी बातें रह गई वो ये आईएएस अधिकारी जो हैं अपने आप डिसाइड कर लेंगे। हम इन्हें ये शक्ति दे रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी पावर्स हैं ये अपने आप से डिसाइड कर लें। मतलब कि बड़ी बात पार्लियामेंट कर लेगा, लेजिस्लेचर कर लेगा, छोटी छोटी बातें ये कौन करेगा, अधिकारी लेवल के ऑफिसर्स करेंगे, आईएएस वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं। ये जो पार्लियामेंट रूल बनाने की पावर अधिकारियों को दे रहा है, ये पार्लियामेंट जो कानून के अंदर लिख रहा है कि हां बड़ी बात मैंने कर ली, छोटी बात ये अधिकारी कर लेंगे अपने आप से, इसे कहते हैं डेलीगेशन। मतलब कि अपना काम किसी और को सौंपना, उसे कहते हैं डेलीगेशन। अंग्रेजी भाषा में डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम किसी और को सौंपना, डेलीगेशन। अब ये जो पार्लियामेंट ने कानून पास करा उसमें क्या लिखा कि इसके रूल्स जो हैं ये अधिकारी बनाएंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि मैंने कानून के मेजर मेजर बातें तो कर ली हैं, इस कानून की छोटी छोटी बातें जो हैं वो ये अधिकारी कर लेंगे। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो क्रक्स क्या बना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन करता है, अधिकारी लेवल के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेचर जो है यहां पे एग्जीक्यूटिव को एम्पावर कर रहा है। एग्जीक्यूटिव, अरे ये आईएएस अधिकारी और सेक्रेटरी वगैरह एग्जीक्यूटिव का ही तो हिस्सा होते हैं। हाँ सर, बात तो सही है। मतलब कि लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने जब कानून पास करा उसमें लिख दिया कि ये जो अधिकारी लेवल के ऑफिसर हैं ये यहां पे रूल्स बना देंगे। मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को बोला कि बड़ी बात मैंने कर ली है, छोटी बात तुम कर लेना, ऑपरेशनल डिटेल्स तुम बना देना।
इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1973 की एक जजमेंट में बोला, जजमेंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है वरना मैं लिख देता यहां पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। 1973 की एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप एग्जीक्यूटिव को पावर दे रहे हो रूल्स बनाने की, ये पावर लिमिट में देना, इस पावर को अनलिमिटेड तरीके से मत दे देना। मतलब कि विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स, एक लिमिट में रह के आप ये पावर उन्हें दोगे और एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं करोगे। ये नहीं कि चलो आज काम करने का मन नहीं है, प्रोटेस्ट करते हैं पार्लियामेंट में, सारा काम तो हम आईएएस ऑफिसर को दे देंगे। नहीं, मेजर मेजर आप ही को करना है, छोटा मोटा जो है वो आईएएस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए छोड़ दो। लेकिन लॉ बनाने का मेजर काम लेजिस्लेचर को दिया गया संविधान के अंदर, और ये काम लेजिस्लेचर ही करेगा। मतलब कि एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं होना चाहिए, और जो भी डेलीगेशन आप कर रहे हो दैट शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब कि एक सीमा रेखा के अंदर रह के आप एग्जीक्यूटिव को काम दोगे, वरना मेजर काम जो है वो लेजिस्लेचर को ही करना है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे। साथ में आपको पता है कि अनअकैडमी का प्रॉमिस ऑफर चालू है, जहां पे फुल्ली पेड क्यूईपी प्रोग्राम, अगर आप प्रीलिम्स 2024 क्लियर करते हो, पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाने वाला है। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 100% फीस का रिफंड। साथ में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन आपको मिलेगा अनअकैडमी की साइड से, यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 अप्रैल से, हिंदी में लक्ष्य बैच और आरंभ बैच बाइलिंगुअल में। साथ के साथ अपना अनअकैडमी स्कॉलरशिप का टेस्ट एंड फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफलाइन में शुरू हो चुका है। सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता।